नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की जो अपनी श्रृंखला रहेगी वो है आरएस के सिलेबस के पहले टॉपिक के अनुसार, जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो इससे संबंधित जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं पुरानी परीक्षाओं में, उन सबको हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये रहा आपके सामने कि हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था। जो हिप्पोक्रेटस है वो विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था। तो देखिए, पहला है खगोल शास्त्र, दूसरा चिकित्सा, तीसरा ज्योतिष शास्त्र और नंबर 4 पे है अभियांत्रिकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास चिकित्सा विज्ञान से। किससे संबंधित था? हिप्पोक्रेटस जो था वो किससे संबंधित था? चिकित्सा विज्ञान से संबंधित था। तो देखिए, चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वो कौन हो गए? हिप्पोक्रेटस। इसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो हम बता सकते हैं उनका नाम हो जाएगा थियोफ्रेटस। क्या हो जाएगा? जैसे हिप्पोक्रेटस है ऐसे ही क्या नाम हो जाएगा? थियोफ्रेटस। वो किसके हो जाएंगे? वनस्पति विज्ञान के। तो आप याद रख सकते हो इन दोनों को कंपेयर करके कि हिप्पोक्रेटस किसका हो गया? चिकित्सा विज्ञान का, और थियोफ्रेटस किसका हो गया? वनस्पति विज्ञान का। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए। आगे चलते हैं अगले। समय मापक विज्ञान है, तो समय मापक विज्ञान कौन सा? इनमें से देखो, हॉरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी और हाइड्रोलॉजी। तो इनमें से अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये मैं आपको पिछली जो भी अपनी आरएस के पुराने पेपर्स मैंने करवाए हैं उन सब में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें समय मापक विज्ञान क्या होता है? हॉरोलॉजी क्या होता है? हॉरोलॉजी क्या होता है? समय मापक विज्ञान है, यह समय मापने से संबंधित होता है। तो देखिए, इसमें अगला जो है कॉस्मोलॉजी। जो कॉस्मोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि समस्त जितना मतलब अपना जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति, उसके विकास, उसका विलोपन का क्रमबद्ध क्या करवाता है? इसमें अध्ययन होता है। आगे चलते हैं अगले। देखो, टोमोग्राफी। टोमोग्राफी क्या होता है? मानव शरीर के आंतरिक संरचना का क्या करना? अध्ययन करना। किसका? मानव शरीर के आंतरिक संरचना का क्या करना? अध्ययन। उसके बाद आता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी होता है, इसमें देखो हाइड्रो यानी कि पानी से संबंधित। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? पानी से संबंधित रोगों की क्या होती है? चिकित्सा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। ठीक है, अब ये किसका उत्पादन करेंगे भाई? मधुमक्खी जो होती हैं किसका उत्पादन करती हैं? देखो, शहद का, रेशम का, सेब का और लाख का। जो एपीकल्चर है यानी कि मधुमक्खी पालन है, उसमें हमेशा शहद का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? शहद का। अब देखो, अभी कल्चर से संबंधित कई सारे वो हैं, जैसे एपीकल्चर तो हो गया मधुमक्खी पालन से संबंधित। उसके बाद आ जाता है अपने पास पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन से संबंधित। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हॉर्टिकल्चर। वो किससे संबंधित हो गया? फलों से संबंधित, फलों की कृषि से संबंधित हो जाता है। विटीकल्चर हो गया, विटीकल्चर यानी कि अंगूर की खेती से संबंधित हो जाता है। समझ में आ गई बात? और बहुत है, इतना ही। आगे चलते हैं। देखो, ये हो गया पिसीकल्चर, किसका पालन और उत्पादन करता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले पिसीकल्चर किसका करता है। तो पिसीकल्चर हो गया अपना, देखो ऑप्शन में, पक्षियों का, ऊन देने वाले जानवरों का, मछलियों का और कीटों का। तो किसका बताया था अभी थोड़ी देर पहले? पिसीकल्चर मैंने मछलियों का। किसका बताया था? मछलियों का। तो इसमें देखो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया अपना। आगे चलते हैं। पेडोलॉजी निम्न के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इनमें से किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी? तो देखो, वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषक और बीज। तो अपने पास आ जाएगा पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से संबंधित है? मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। अब देखो, पेडोलॉजी से संबंधित एक होता है पैरोलॉजी। क्या होता है? पैरोलॉजी। इसमें स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है पेडोलॉजी। देखो, ये है
कहाँ गया, ये रहा। इसमें है 2 मात्रा, पेडोलॉजी, ठीक है। एक होता है एक मात्रा वाला भी, कभी कभी इसको 2 मात्रा के साथ लिख देता है, कभी 1 मात्रा के साथ लिखता है। तो इसका मतलब क्या होता है, मिट्टी का अध्ययन ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक होता है पोमोलॉजी। इसी प्रकार से क्या होता है, पोमोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे, फलों का अध्ययन। क्या बोलेंगे, फलों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद आता है पैरालॉजी, मैंने बता ही दिया था, वो हो गया स्पंजों का अध्ययन। आगे चलते हैं, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन कहलाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, देखो, क्रायोजेनिक्स, ये हो जाएगा सेलेनोलॉजी। उसके बाद होरोलॉजी और ट्राइबोलॉजी। होरोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। होरोलॉजी क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये रहा होरोलॉजी। अपने पास समय मापक विज्ञान है, ठीक है। क्या है, समय मापक विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या होती है, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी क्या होता है, देखो, सेलेनोलॉजी हो जाएगा अपने पास इस शाखा के अंदर जो अपना चंद्रमा होता है, क्या होता है, चंद्रमा के मूल स्वरूप, उसकी गति जो होती है, उसका वर्णन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सेलेनोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, चंद्रमा के मूल स्वरूप और उसकी गति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे होरोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है ट्रायोबोलॉजी। ट्रायोबोलॉजी क्या होती है, देखो, इसके अंदर जो प्रश्न दिया गया है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, वो हो गया हमारे पास ट्रायोबोलॉजी। क्योंकि हम ये 3 पढ़ चुके हैं, इनमें कहीं भी घर्षण और स्नेहक की बात नहीं आई थी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ट्रायोबोलॉजी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन कराता है, वह क्या कहलाता है। देखो, विज्ञान का कौन सा क्षेत्र है जो मानव एवं मशीनों के मध्य, ठीक है, यंत्र के मध्य स्वचलन के एवं संचार का क्या कराता है, अध्ययन कराता है। तो देखो इसके ऑप्शंस, हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजेनिक, हाइड्रोस्टेटिक्स और साइबरनेटिक्स। तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा साइबरनेटिक्स। तो साइबरनेटिक्स क्या होती है, मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। अब देखो, ये थे हमारे 7 प्रश्न। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। अब देखो, इनमें से किसका अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स के अंदर किया जाता है, तो जल में ध्वनि का, ठीक है। नंबर 2 पे है ध्वनि का जल पर प्रभाव। नंबर 3 में है हरित गृह में पादप संवर्धन और मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। ये अपना अंतिम ऑप्शन है। तो देखिए, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स में। हाइड्रो यानी कि देखो, यहाँ पर हाइड्रो का मतलब पानी नहीं है, यहाँ है मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर हाइड्रो लिखा होने पर हम क्या कर देते हैं, जल पे चले जाते हैं, यानी कि पानी पे चले जाते हैं। तो अपना देखो, जल, इन 2 ऑप्शनों में क्या दे रखा है, जल दे रखा है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक लगा के आ जाते आप, लेकिन इसका उत्तर क्या है, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो मिट्टी के बिना पादप संवर्धन कहाँ होगा, वो भी किस में होगा, जल में। यहाँ छुपा हुआ है जल। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। अंगूर की खेती को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। अंगूर की जो खेती होती है उसे कहा जाता है, आप बताइए सोच के, क्या कहा जाता है। इनमें से ऑप्शन देख लीजिए। इसमें कहा जाता है विटीकल्चर। क्या कहा जाता है, विटीकल्चर। आगे देखिए, अब देखो, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। हॉर्टिकल्चर कहते हैं अपन फलों की खेती को। किससे संबंधित होता है हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती से। अब पिसीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर होता है अपने पास मत्स्य पालन, मैंने बताया था। और जो सेरीकल्चर होता है वो किससे संबंधित होता है, रेशम का उत्पादन। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो, रेशम के उत्पादन से, ये थोड़ा सा अलग है। रेशम का उत्पादन, इसको क्या बोला था मैंने, मत्स्य उत्पादन
और इसको क्या बोला था, इसको क्या बोला था, हॉर्टिकल्चर को याद है आप लोगों को, किससे संबंधित है, फलों से संबंधित। अब आप कहोगे कि सर अंगूर भी तो इसमें ही आ रहा है, लेकिन अंगूर की अलग से नाम है, क्या है, विटी कल्चर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन, अब देखो यहाँ पर एपीकल्चर ऑप्शन है, सिल्वीकल्चर है, सेरीकल्चर है और जलीय संवर्धन है। तो देखो जलीय संवर्धन तो होगा नहीं इसका, ठीक है। सेरीकल्चर ये रहा, रेशम का उत्पादन होता है, मैंने बता दिया है इसको। अब बढ़ते हैं एपीकल्चर और सिल्वीकल्चर की तरफ। तो एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन, ठीक है। ये हो गए अपने। अब देखो आगे इसका उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी पालन का, ये हो जाएगा एपीकल्चर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है निम्न को मिलाइए। इनमें हमको मिलाना होता है, तो आपको सिल्वीकल्चर का भी क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। अब देखो एपीकल्चर को हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये रहा एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। तो दूसरे में आ जाएगा, मतलब पहले में आ जाएगा दूसरा, ठीक है। आगे चलते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर ये रहा आपके सामने, क्या होती है, अंगूर की खेती, यानी कि ये मिल गया, ठीक है। अब आ गया सिल्वीकल्चर, ये क्या होता है, वन संवर्धन से संबंधित। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि अगले प्रश्न में आ ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गए अपने। तो देखो कौन कौन सा, कूट में से देख लो कौन सा आंसर बनेगा इसका। तो ए में आ गया अपने पास 2, ए में आ रहा है 2, ये ऑप्शन तो होगा इसके गलत, तो बचे सी और डी। अब देखो बी नंबर पे क्या आ रहा है, 3, बी नंबर में आ रहा है 3, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और विटीकल्चर में क्या आ रहा है, 1, ये आ गया 1, सही है ना। ये थे अपने अभी 11 सवाल हुए, और चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, देखिए थर्म किसका यूनिट है। हमसे पूछा गया है कि थर्म किसका यूनिट है। तो थर्म होता है शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का और दूरी का। तो थर्म हो जाता है इसमें ऊष्मा का, क्या होता है, ये यूनिट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रसायन शास्त्री लुई पास्चर किस मूल के थे। ये लुई पास्चर वैज्ञानिक के बारे में पूछ रहा है। ये रसायन शास्त्री थे जो डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और जर्मन, इनमें से किस मूल के थे। तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं वो कौन थे, वो थे फ्रांसीसी। कौन थे, फ्रांसीसी थे। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है। इनमें से कौन है जो अदिश राशि का उदाहरण है। तो देखो त्वरण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा और विद्युत तीव्रता। तो इनमें से जो अदिश राशि का है वो अपने पास हो जाएगा है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, अदिश राशि। अब देखो ये सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। सदिश और अदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण तो होता है, लेकिन उसकी क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती, परिमाण होता है। और इसमें क्या होता है, परिमाण व दिशा दोनों होती हैं, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, ठीक है। तो देखो जो विद्युत धारा होती है उसकी क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक के बारे में पूछा गया है। तो जल का क्वथनांक होता है अपने पास, देखो 101 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट। जो जल का क्वथनांक होता है वो अपने पास होता है डी ऑप्शन, 212 फ़ारेनहाइट। अब देखो इसका जो गलनांक होता है, जल का गलनांक होता है हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसके क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक होता है 99.99 डिग्री सेंटीग्रेड। तो और ये लगभग कितने फ़ारेनहाइट हो जाता है, ये हो जाता है 211.395 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये लगभग किसके बराबर है, ये लगभग बराबर है 212 के। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 212 फ़ारेनहाइट। आगे चलते हैं, समुद्र विज्ञान के जनक कौन थे। तो समुद्र विज्ञान के जनक इसमें सीधा सीधा याद रखना है, सुसुमु टोनगावा या मैथ्यू मोरे, कार्ल लैंड स्टीनर और अल्हा जेन।
तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू मोरे कौन है यहाँ पर समुद्र विज्ञान के जनक हैं। आगे चलते हैं, प्रिंसिपिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक की पुस्तक है? तो पहले नंबर पे है न्यूटन, दूसरे पे एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा जे.सी. बॉस और गैलीलियो। तो किसकी है ये? न्यूटन जी की। कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपिया पुस्तक। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, रक्त हिम की घटना होती है, मतलब रक्त मतलब लाल, लाल बारिश कब होगी? ठीक है, लाल बारिश यानी लाल खून वाली बारिश कब होती है? तो बर्फ में मृत जीवों के रक्त के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, एक शैवाल के कारण और मृदा में लौह तत्व के कारण। अब देखिए जो रक्त हिम होती है यानी कि जो लाल वर्षा होती है वो क्यों होती है? ये होती है एक शैवाल की वजह से। किसकी वजह से? शैवाल की वजह से। अब वो शैवाल कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है हरे शैवालों की ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है? बहुत सारा रक्त पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है? बरसात होती है, जिसे रक्त हिम कहते हैं। और ये बर्फ़ में दुबके हुए, किसके? बर्फ़ में दुबके हुए शैवालों के कारण होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि? तो देखो जो सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं वो क्यों पहने जाते हैं? इसके ऑप्शन देखिए, सफ़ेद कपड़ों में ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफ़ेद कपड़ा पसीना ज़्यादा सोखते हैं, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के परावर्तक होते हैं और उपयुक्त सभी। भाई देखो, अगर सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अवशोषक होंगे यानी कि ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो अपन को और ज़्यादा क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। समझ में आ गई बात? अगर ऊष्मा के अवशोषक होंगे तो और ज़्यादा क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। तो इसलिए ये ऊष्मा के तो अवशोषक है नहीं। सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं, ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है। अब आगे देखो, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के परावर्तक होते हैं, ये हो सकता है। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। परावर्तक का मतलब यानी कि जैसे ही सूर्य की किरणें हमारी तरफ आती हैं तो उनको क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं। ठीक है, अवशोषित नहीं करती हैं, क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं, जिससे हमारा शरीर क्या बना रहता है? ठंडा बना रहता है। आगे चलते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि? पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यहाँ पर घट जाता है, यहाँ पर क्या हो गया? बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, यह ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है और ऊष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। ये किसकी बात कर रहा है? प्रेशर कुकर की। जब प्रेशर कुकर में हम भोजन पकाते हैं तो क्या होता है? जो पानी होता है उसका क्या बढ़ जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भोजन क्या होता है? जल्दी जल्दी पकने लग जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मट्टी के घड़े के ठंडे होने के कारण है, जो मट्टी का जो घड़ा है उसके ठंडे होने का कारण क्या है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है बाष्पन, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है संलयन, नंबर 4 पर है विसरण। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा जो मिट्टी के घड़े को, मिट्टी का घड़ा जो जल्दी ठंडा होता है वो किस वजह से होता है? बाष्पन की वजह से। किसकी वजह से होता है? बाष्पन की प्रक्रिया की वजह से। आगे देखिए, खालिस्तान के द्वारा बादल बनते हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन की वजह से बादल बनते हैं? तो देखिए पहला है बाष्पीकरण, दूसरा बाष्पोत्सर्जन, तीसरा द्रवण और चौथा ऊर्ध्वपातन। जो बादल बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? द्रवण की वजह से। किसकी वजह से बनते हैं? द्रवण की वजह से। द्रवण अपन मान सकते हैं कि वे प्रक्रिया होती है जो ठोस से स्टार्ट होकर किसकी तरफ जाती हैं? द्रव या फिर ठोस या द्रव दोनों से स्टार्ट होकर क्या बनते हैं? गैस बनते हैं। सॉरी, क्या बनते हैं? इसमें गैस बनती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कि किसकी वजह से बादल बनते हैं? किसकी वजह से? द्रवण की वजह से। ठीक है, इसी प्रक्रिया के दौरान समुद्र का पानी जो होता है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है, गैस बन के, भाप बन के कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? द्रवण प्रक्रिया की वजह से क्या बनते हैं? बदल बनते हैं। ठीक है, ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से ये आज की वीडियो पहली वीडियो थी जो हमारे इस टॉपिक से संबंधित है, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। इससे संबंधित अपनी अगली वीडियो आएगी कल। आज आप इसको देखिए अच्छे से और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।